एक राजा और 3 मंत्रियों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक राजा और 3 मंत्रियों की कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में 3 मंत्री हुआ करते थे। वो तीनों मंत्री राजा के बहुत ही खास थे, लेकिन उनमें से एक मंत्री बहुत ही आलसी और कामचोर होता जा रहा था। वो मंत्री राजा के खजाने के हिसाब किताब में भी गड़बड़ी करता था। राजा ने उस कामचोर मंत्री को पकड़ने के लिए एक उपाय सोचा। उसने एक दिन अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और उन तीनों को एक एक बड़ा बैग दिया और उन्हें कहा कि तुम तीनों जंगल में जाकर इस बैग में अच्छे और ताजे फल भर के लाओ। वो तीनों मंत्री राजा का आदेश पाने के बाद जंगल में फल लेने चले गए। उनमें से जो पहला मंत्री था वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत से अच्छे और ताजे फल बैग में भर लिए, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय नहीं होता कि वो ये देखे कि फल ताजे हैं या नहीं, इसलिए उसने नीचे गिरे हुए कच्चे और सड़े हुए फलों को बैग में भरना शुरू कर दिया। तीसरा मंत्री बहुत ही आलसी था। उसने सोचा कि राजा कौन सा बैग खोल के देखेंगे कि बैग में क्या है। उसने बैग में पत्ते और पत्थर भर दिए। शाम को वो तीनों मंत्री अपना अपना काम पूरा करने के बाद महल वापस आए। राजा ने उनके बैग को खोल के देखा भी नहीं। उन्हें 30 दिन के लिए कैद में रखने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा कि 30 दिनों तक इन तीनों मंत्रियों को कुछ भी खाने के लिए न दिया जाए। उसने कहा कि मंत्री 30 दिनों तक वो ही फल खाएंगे जो वो जंगल से लेकर आए हैं। उन तीनों को कैद खाने में अपने अपने बैग के साथ डाल दिया गया। अब जिस मंत्री ने राजा के लिए अच्छे और ताजे फल रखे थे, उसने 30 दिनों तक उन फलों को खाकर अपना गुजारा कर लिया। लेकिन दूसरे मंत्री ने बैग में कच्चे और सड़े हुए फल रखे थे, जिसके कारण उसे वो ही फल खाने पड़े और वो कुछ ही दिनों में बीमार हो गया। तीसरे मंत्री ने अपने बैग में पत्ते और पत्थर डाले थे, जिसके कारण उसे कुछ खाने को नहीं मिला और भूख के कारण कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। जब भी हम किसी काम में आलस करते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तो हमें उस काम में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, आपको एक राजा और 3 मंत्रियों की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निस्वार्थ भाव से की गई मदद। आज मैं आपको निस्वार्थ भाव से किए गए काम से हमें जो फल मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इस काम को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि इससे ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए आपका समय खराब ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। मछली का एक व्यापारी नदी के किनारे ही अपने खूबसूरत घर में रहा करता था। उसके 2 प्यारे से बच्चे थे। ये परिवार प्यार से अपनी मस्ती में रहा करता था और बच्चे नदी की खूबसूरती का भरपूर मजा लिया करते थे। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि मेरी नावें ज्यादा ही पुरानी दिखाई देती है, क्यों न इनके ऊपर रंग रोगन करा लिया जाए और इनकी कुछ मरम्मत भी करा दी जाए ताकि इनकी सुंदरता भी बढ़ जाए। अगले दिन सबसे पहले उसने एक पेंटर को बुलाया और अपनी 2 नावें उसको बता दी। पेंटर ने भी समय खराब ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। शाम होते होते जब बच्चे घर नहीं आए तो उनकी माँ की व्याकुलता काफी बढ़ चुकी थी और व्यापारी पिता के भी पसीने छूट रहे थे। उसने भी समय खराब ना करते हुए उनको ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और वो अपनी व्यक्तिगत नाव को लेकर नदी की तरह चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर उसको एक नाव आती दिखी तो उसने राहत की सांस ली। जैसे ही नजदीक आए तो व्यापारी ने उनको गले से लगा लिया। अब बच्चे उनकी माँ के पास चले गए ताकि उनको भी तसल्ली मिल सके। जब व्यापारी पेंटर के पास गया तो उसको बोला कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ। पेंटर ने कुछ देर में अपना काम खत्म कर दिया। अब व्यापारी उसको पूछता है कि आपकी मजदूरी कितनी हुई।
पेंटर ने जवाब दिया कि 500 रुपए। लेकिन व्यापारी जब सभी के सामने ये घोषणा करता है कि तुम्हारा काम 1 लाख रुपए का है और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। लेकिन पेंटर ने पूछा कि बताओ तो सही, आखिर किस बात का इनाम आप मुझे दे रहे हो? मैं तो एक मामूली पेंटर हूँ। तो व्यापारी जवाब देता है कि तुम मेरे बच्चों के जीवन रक्षक हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें नावें दिखाई थी तो उनमें से एक नाव में एक छेद था जिसको तुमने निस्वार्थ भाव से भर दिया। जबकि देखा जाए तो वो आपका काम है ही नहीं। अगर तुम उस छेद को नहीं भरते तो शायद आज मेरे बच्चों के साथ कोई बुरी घटना हो सकती थी। इसलिए तुमने जिस निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैंने तो चंद पैसे देकर आपकी मदद की है ताकि मेरे दिल को खुशी मिले, जबकि तुमने मेरे लिए जो काम किया है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। पेंटर नम आंखों से विदा लेता है। तो आप सभी ने देखा किस तरह हमें बिना स्वार्थ के किए गए काम का अच्छा परिणाम मिलता है। अगर हम भी जीवन में बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते रहेंगे तो हम भी लोगों के जीवन में और दिलों में जगह बना पाएंगे। और अगर आप किसी की जान बचाते हो तो इसका ऋण तो कोई भी जीवन भर नहीं चुका सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहानी। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम हरि था। राम की उम्र 15 साल थी और हरि की उम्र 10 साल थी। दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुँचे। लेकिन उनके साथ भूलवश ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त राम था वह कुएं में गिर गया। कुआं खाली था लेकिन हरि परेशानी में था क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसको एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने रस्सी को कुएं में डाला और राम को बोला कि वो इसमें बैठ जाए, वो इसकी सहायता से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हरि अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने लगा। बार बार विफल हो रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उसने कुएं से उसको बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे। जब वो गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये बच्चे सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वो बोले कि बात ये नहीं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा ये सब कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ये कर रहा था इससे विचलित नहीं हुआ और इसको विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता जो इस बच्चे को जरूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा, और शायद वो ना कर पाता, लेकिन उसने कर दिखाया। बस यही मतलब है कहानी का। लोग आपको गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है। कुछ तो लोग कहेंगे कहानी कब तक उनके बारे में सोचोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रेरक कहानी एक घोड़े के साथ जा रहे पिता पुत्र की है। हो सकता है आपने पहले सुनी हो। अच्छी कहानियों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही फायदा हमको मिलता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता अपने बेटे के साथ घोड़े की सहायता से जा रहे थे। उसने बेटे को घोड़े पर बैठाया हुआ था और खुद पैदल चल रहे थे। यह देखकर लोगों ने कहा कैसा पागल इंसान है, जब घोड़ा साथ में है तो खुद पैदल चल रहा है। उसने सोचा बात तो ठीक है, लोग सही बोल रहे हैं।
तो वो भी घोड़े पर बैठ गया और आगे की राह पर चल पड़े। कुछ ही दूर वापस लोगों ने उन्हें देखा तो बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, कमजोर घोड़े की जान निकाल रहे हैं। फिर से उन्हें लगा कि बात तो ठीक है। अब की बार वो खुद घोड़े पर बैठ गए और बेटा पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर फिर से लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख बाप है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। अब वो परेशान हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना हम खुद घोड़े के साथ पैदल चले। लेकिन इस बार भी लोगों की कटाक्ष से वो बच नहीं पाए। लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब उनको कुछ समझ आया, वो ये था कि अगर लोगों की बातों में सोचकर आगे बढ़ेंगे तो लोग हर तरफ से कटाक्ष करेंगे। तो इस घटना से आपने क्या सीखा? जी हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यही कि लोगों की बातों के चक्कर में पड़ गए तो आगे बढ़ना तो दूर, पागल हो जाएंगे हम। इसीलिए किशोर कुमार का गाना इतना प्रसिद्ध है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, आप हीरे हो या कांच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हीरे और कांच से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायी कहानी बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, इसमें आप ही के लिए एक सीख छिपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए काम की बात करते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा की चौपाल वही लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज दिन तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने ये स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको के डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे पर मंड दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने को तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं है। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगा पाना आसान था क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की दोस्तों। हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए कांच नहीं।
आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका अमूल्य समय देने के लिए और इस कहानी को पढ़ने के लिए दिल से शुक्रिया।